साथ ही इस वीडियो के अंदर अब आज हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और मार्क्सवादी भौतिकवाद बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है जो समाजवादी विचारधारा है या मार्क्स का दर्शन है, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों हम इसको शुरू करते हैं। साथियों जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसमें द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद दो अलग अलग शब्द हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। द्वंद्ववाद की पद्धति का अर्थ है कि वाद विवाद करना या चर्चा करना, विरोधी के तर्क में निहित अंतर विरोध को उजागर करके और इनको दूर करके सत्य तक पहुंचने की जो कला है उसको द्वंद्ववाद की पद्धति कहते हैं। इसको वाद विवाद की कला भी कहते हैं। तो साथ ही द्वंद्ववाद की पद्धति हो गई। वो जो द्वंद्वात्मक शब्द है इसका अर्थ है सृष्टि का विकास। दूसरा है भौतिकवाद, चेतना के मूल तत्व को सुनिश्चित करना। ये भौतिकवाद की थ्योरी से निकलता है। और हीगल की जो थ्योरी थी उसमें तीन चरण थे, पहले में बात और दूसरे में प्रतिवाद और तीसरे में संवाद। तो भारतीय दर्शन के अंदर भी ये वाद विवाद की जो थ्योरी है ये बहुत पहले से है। उसमें पहले यह है कि पहले विरोधी का तर्क क्या है, उसके बाद से फिर अपना मत रखा जाता, फिर उसके बाद से निष्कर्ष निकाला जाता। तो इस तरीके की ये पद्धति थी। और ये भी ध्यान रखना है कि जो चारवाक का दर्शन है, चारवाक के दर्शन का जितना भी इतिहास बचा हुआ है वो इसी कारण से बचा है कि वाद विवाद की थ्योरी में जो विरोधी का मत है, जो ब्राह्मणवादी दर्शन है, वो विरोधी का मत में हमेशा चारवाक के दर्शन का मत का विरोध किया। तो चारवाक क्या कहते हैं ये पहले समझाया, उसके बाद से ये क्या कह रहे हैं वो बाद में समझाया, उसके बाद से फिर इन्हें निष्कर्ष निकाला कि हम सही कह रहे हैं। इस कारण से वो चारवाक का भी जो विचार है जो है वो इन्हीं के मुँह से वो विचार जिंदा रहे। साथियों ये था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ और उसका बैकग्राउंड। अब साथियों हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी को शुरू करते हैं। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी है वो मार्क्सवादी और लेनिनवादी जो विचारधारा है उसका ये विश्व स्तर का दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण से प्रकृति के घटनाक्रम और उसके नजरिए को अध्ययन करने का, समझने का एक तरीका है और इसका सिद्धांत भौतिकवादी है। मार्क्स एंगल्स की द्वंद्वात्मक पद्धति में हेगल की चर्चा दार्शनिक के रूप में करते हैं। मार्क्स ने हेगल के दर्शन से तर्कसंगत और सार तत्व को लिया, जो उसका भाववादी खोल था उसको उखाड़ के फेंक दिया। एक दार्शनिक थे फायरबाख, उनकी थ्योरी से भौतिकवादी दर्शन का जो स्वरूप है उसको लिया और उसका जो बाकी का हिस्सा है उसको छोड़ दिया। मार्क्स ने जब इसका विश्लेषण किया तब उन्होंने कहा कि मेरी द्वंद्वात्मक जो पद्धति की थ्योरी है वो हेगल की थ्योरी से भिन्न है। हेगल के अनुसार ये जो वास्तविक संसार है ये विचार का बाहरी और घटनात्मक रूप है, ये हेगल ने कहा है। मार्क्स ने कहा मेरे लिए विचार जो है मानव मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिंबित और चिंतन का रूपांतरण के रूप में ये भौतिक संसार है। जो द्वंद्ववाद है वो प्रकृति के घटनाक्रमों की सतत गतिमानता, परिवर्तन की निरंतरता, नवीनीकरण व विकास की अवस्था है जिसमें सदैव पैदा होता है और विकसित होता है और कुछ खत्म होता है और कुछ विलुप्त होता है। ये प्रकृति का नियम है। आगे मार्क्स कहते हैं कि इसलिए इन घटनाक्रमों पर उनकी गतिमानता, उनका परिवर्तन, उनके विकास, उनके उदय और उनके विलोप को ध्यान में रखकर विचार किया जाना चाहिए। एंगल्स कहते हैं कि इन घटनाक्रमों में छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी वस्तु तक, बालू के कण से सूरज तक, जीव कोश से मनुष्य तक संपूर्ण प्रकृति अस्तित्व में आने और चले जाने का अनवरत अवस्था है, ये एंगल्स ने कहा था। आगे कहते हैं कि इन घटनाक्रमों में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन
धीरे धीरे होते हैं, शीघ्रता से भी होते हैं, अचानक भी होते हैं और छलांग के रूप में भी होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन संयोग से नहीं होते हैं, ये प्रकृति परिणाम के रूप हैं, ये प्रकृति के नियम से होते हैं। और हमको इन घटनाक्रमों को आगे की ओर गति के रूप में, ऊपर की ओर गति के रूप में, पुरानी अवस्था से नई अवस्था के संक्रमण के रूप में, सरलता से जटिलता के रूप में, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर विकास के रूप में समझा जाना चाहिए। और आगे कहते हैं कि प्रकृति ने और आधुनिक विज्ञान ने समाज को निरंतर अधिकाधिक बढ़ती सामग्री उपलब्ध कराई है। इसका कहने का आशय है साथियों कि जो ये विकास हुआ निरंतर, इस विकास में नए नए साधन उपलब्ध कराए, नए नए संसाधन उपलब्ध कराए। ये दोनों साधन और संसाधन जो उपलब्ध कराए हैं वो प्रकृति ने और जो आधुनिक विज्ञान है, प्रकृति ने और विज्ञान ने ये सारे संसाधनों का विकास किया है, समाज को उपलब्ध कराए हैं। और यह कह सकते हैं कि प्रकृति की जो प्रक्रिया है वह द्वंद्वात्मक है और ये अधिभूतवादी नहीं है। ये अधिभूतवादी जो शब्द है, इसका अर्थ यह साथियों कि जो द्वंद्वात्मक जो पद्धति है, उसकी जो विरोधी पद्धति है, जो प्रकृति के नियम और विज्ञान के नियमों को वो नहीं मानते हैं, जो पद्धति है उसको अधिभूतवादी पद्धति कहते हैं। तो इसको ध्यान रखना, ये शब्द बहुत जगह इस्तेमाल होगा। और मार्क्स आगे कहते हैं कि प्रकृति एक वास्तविक इतिहास से गुजरती है। डार्विन जो था, डार्विन ने भी अधिभूतवाद को गलत बताया। डार्विन ने वैज्ञानिक तकनीक से यह सिद्ध करते हुए बताया कि ये चराचर विश्व, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य सहित सब कुछ उस विकास की उत्पत्ति है जो करोड़ों वर्षों से गतिमान रही है। ये डार्विन का भी विकास का नियम है। आगे वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने कहा, भौतिक विज्ञान में प्रत्येक परिवर्तन का अर्थ मात्रा का गुण में संक्रमण, जो वस्तु में निहित है, प्रविष्ट गति की मात्रा में परिवर्तन हो जाने से होता है। इसका उन्होंने उदाहरण से बताया, जैसे पानी का जो गुण है, पानी के गुण में पानी एक समय के टेम्परेचर देने के बाद भाप बन जाता है और उसको एक टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद बर्फ बन जाता है। और प्रत्येक जो द्रव होता है उसकी निश्चित अवस्था में एक उबाल बिंदु होता है और दूसरा जमाव बिंदु होता है जो सुनिश्चित होता है। और जितनी भी गैसें होती हैं, सारी गैसों का अंत में एक चरम बिंदु होता है, इनको स्तर बिंदु भी कहा जाता है। और ये जो सारी क्रियाएं होती हैं, सारे परिवर्तन होते हैं, वैज्ञानिक तर्क जो उन्होंने दिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रसायन शास्त्र को ऐसे परिवर्तनों का, गुणात्मक परिवर्तनों का विज्ञान कहा जा सकता है। अधिभूतवाद के विपरीत द्वंद्ववाद यह भी मानता है कि सभी पदार्थों में अंदरूनी अंतर विरोध निहित होता है। पदार्थों में नकारात्मक और सकारात्मक पहलू होते हैं और पदार्थों के अंदर कुछ नष्ट हो रहा होता है और कुछ विकसित हो रहा होता है। ये जो द्वंद्व जो चलता है वो इन दो विपरीत अंशों के बीच का संघर्ष है, नए और पुराने के बीच का संघर्ष है। जो विकसित हो रहा है और जो विलुप्त हो रहा है उसके बीच का संघर्ष है। और यही विकास की आंतरिक प्रक्रिया है। इसी से समाज का विकास होता है, इसी से विज्ञान का विकास होता है, इसी से प्रकृति का विकास होता है। सारा विकास का थ्योरी यही है, यही विकास के क्रम की आंतरिक प्रक्रिया है, जिसको हमको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना। ये इस थ्योरी का मुख्य आधारवेश है। इस पर लेनिन ने कहा, अपने सही अर्थों में पदार्थों के सार तत्व में ही निहित अंतर विरोधों का अध्ययन ही द्वंद्ववाद है।
ये लेनिन ने कहा था। एक कोटेशन उन्होंने ये और भी कहा था कि जो दो विपरीत वस्तुएं हैं उनका संघर्ष ही विकास है। तो विपरीत वस्तुओं का संघर्ष ही विकास है। इसको जो है निषेध का नियम भी कहते हैं। और आगे कहते हैं कि मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति का यही मूल लक्षण है। इस संसार में जितने सारे घटनाक्रम हो रहे हैं, कोई भी घटनाक्रम अलग थलग नहीं है। सभी घटनाक्रम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए इतिहास में प्रत्येक समाज व्यवस्था और सामाजिक आंदोलन का मूल्यांकन हमको किसी पूर्व कल्पित विचार से नहीं करना चाहिए, काल्पनिक विचारों से नहीं करना चाहिए, जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार कर रहे हैं, उस समय की परिस्थिति बता रहे हो। इसका मूल्यांकन द्वंद्वात्मक पद्धति और विज्ञान के प्रकृति के विकास के नियम के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उदाहरण करके उन्होंने समझाया, जैसे विकास के क्रम को समझा रहे हैं वो, उसी तरीके से उन्होंने समझाया कि जैसे वर्तमान में है, यदि हम आज कहें कि दास व्यवस्था, आज इसके बाद अब दास व्यवस्था आ जाएगी, तो ये बात जो है मूर्खतापूर्ण होगी और गैर तार्किक होगी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के बाद दास प्रथा नहीं आ सकती है। पूंजीवादी व्यवस्था के बाद विकास के क्रम में समाजवादी व्यवस्था आएगी। तो ये बात करना मूर्खतापूर्ण होगी और अस्वाभाविक होगी और अवैज्ञानिक होगी। और यदि हम पुराने इतिहास में जाते हैं कि जब आदिम कम्यून समाज था, उसके बाद से दास प्रथा आई, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, ये एक नियम से था कि उसके बाद से दास प्रथा ही आएगी और यही विकास का नियम था। आगे वो कहते हैं कि जो संसार है ये निरंतर गतिमान है और विकासमान अवस्था में है। पुराने का नाश होना और नए का विकास होना, पैदा होना, यही प्रकृति का विकास है, यही विकास है। इसलिए जो समाज व्यवस्थाएं हैं वो कोई भी किसी भी समाज व्यवस्था को ये नहीं कहा जा सकता कि ये अपरिवर्तनशील है, ये कभी बदलेगी नहीं। जैसे अभी पहले कुछ समय में पूंजीवादी जो लेखक थे उन्होंने घोषित कर दिया था कि अब पूंजीवादी व्यवस्था ही रहेगी। तब कि अमेरिका के जिस राइटर ने लिखा था उसने अभी दोबारा किताब लिखा है कि मैंने गलत बोला था, समाजवादी व्यवस्था ही पूंजीवादी व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था है, तो उसने अपनी गलती मानी है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ये व्यवस्थाएं हैं ये अपरिवर्तनशील नहीं रहेंगी, इसमें परिवर्तन होगा। ये जो निजी संपत्ति का स्वामित्व है और ये जो शोषण चल रहा है ये निरंतर नहीं रह सकता, ये भी बदलेगा। जो एक किसानों पर जमींदारों की अधीनता थी, मजदूरों पर पूंजीपतियों की अधीनता है, ये ज्यादा समय तक नहीं रह सकती है। और इसको जो है कोई ये सनातन विचार नहीं कह सकता है। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ भी चर्चा हो तो ये सनातन विचार है, हर चीज में सनातन है, मगर वैज्ञानिक पद्धति से यदि हम समझते हैं तो सनातन कुछ नहीं है, कोई भी विचार भी सनातन नहीं है। सनातन का जो विचार था अभी वो बदल गया है। सनातन में जो सोसाइटी थी, सनातन में जो उत्पादन के संसाधन थे, सनातन में जो पूरी व्यवस्था थी वो बदल गई। कोई भी चीज सनातन नहीं है। जो सनातन कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। इसलिए साथियों मार्क्स ने कहा कि जो पूंजीवादी व्यवस्था आई है, ये पूंजीवादी व्यवस्था के बाद समाजवादी व्यवस्था कायम की जा सकती है। ये विकास के नियम से, प्रकृति के नियम से ये सिद्ध होता है कि आने वाले समय में पूंजीवादी व्यवस्था के बाद से समाजवादी व्यवस्था कायम की जा सकती है और कायम होगी। आगे कहते हैं इसलिए हमको जो समाज के ऐसे तबके हैं जिनका विकास रुक गया है, उन तबकों के आधार को निर्धारित करना चाहिए। यानी हमको उन तबकों को अपने साथ जोड़ना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए किनको, जिनका विकास रुक गया है। रूस में सर्वहारा वर्ग जो था शुरुआती दौर में उसकी संख्या बहुत कम थी, मगर सर्वहारा वर्ग जो है एक वर्ग के रूप में विकसित हो रहा था। तो वहां के जो मार्क्सवादी थे उन्होंने सर्वहारा वर्ग को एकत्रित किया, उनकी चेतना को बढ़ाया, जगाया, जिसके बाद एक बड़ी शक्ति के रूप में सर्वहारा वर्ग जो है निकला और उसने क्रांति की कि हमको
उन तबकों को अपना आधार बनाना चाहिए जिन तबकों का विकास रुक गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। आगे वो कहते हैं कि जो उत्पीड़क वर्ग है, उत्पीड़क वर्ग ही क्रांति करता है और उत्पीड़क वर्ग द्वारा की गई जो क्रांतियां हैं वो बिल्कुल स्वाभाविक और अनिवार्य घटनाक्रम है जो होगा ही। इसको हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो वर्तमान में जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग का मुक्त होना असंभव है और इस मेहनतकश वर्ग की मुक्ति तभी संभव है जब क्रांति के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए। पूंजीवादी व्यवस्था की जगह समाजवादी व्यवस्था कायम की जाए, तभी जो है इस मेहनतकश वर्ग का मुक्ति होगा। उसके अलावा मेहनतकश वर्ग का, मजदूर वर्ग का पूंजीवादी व्यवस्था में मुक्ति होना असंभव है। ये बहुत ही प्रमुख तथ्य है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। और आगे कहते हैं कि इतिहास पर लागू की जाने वाली मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति यही है जिसको हमको समझना है, इस थ्योरी को समझना है, इस पद्धति को समझना है, इस विचार को समझना है और इसी के आधार पे हमको अपनी कार्य योजना बनानी है। इसी के आधार पे हमको विकास क्रम को तय करना है। ये था साथियों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की थ्योरी। ये प्रमुख जो अंश हैं, जो मुख्य उसकी जो तर्क और बातें हैं, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब साथियों हम दूसरे हिस्से पे बात करते हैं। दूसरे हिस्से का नाम है मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद। इस पे साथियों हम चर्चा शुरू करते हैं। भौतिकवादी में हमारी पूरी दुनिया में दो तरीके के विचार रहे हैं। एक को हम भाववादी विचार बोलते हैं, दूसरा भौतिकवादी विचार बोलते हैं। भाववादी विचार उसको बोलते हैं जो अलौकिक शक्ति, तीसरी दुनिया, या जिसको हम बोलते हैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह, ये तरीके के जो स्वरूप हैं, इनकी थ्योरी पे वो विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, उसको हम भाववादी दर्शन बोलते हैं। और भौतिकवादी जो दर्शन है वो विज्ञान की थ्योरी, जो विज्ञान है, जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का जो सिस्टम है, जो अभी हम आपको समझा चुके हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जिन हमने नियमों को समझा, उस नियम से जो प्रकृति चलती है, उस प्रकृति के सिद्धांत को जो मानता है उसको भौतिकवादी दर्शन बोलते हैं या भौतिकवादी सिद्धांत बोलते हैं। इसलिए हमको दोनों सिद्धांतों का ध्यान रखना है क्योंकि दोनों सिद्धांतों की चर्चा अब आगे हम करेंगे। मार्क्स ये कहते हैं साथियों आगे कि जो भाववादी लोग हैं वो इस संसार को एक निरपेक्ष विचार और एक सर्वव्यापी मनोभाव, सर्वव्यापी मनोभाव का अर्थ होता है साथियों सभी जगह व्याप्त मन में पैदा होने वाला विचार, इसको सर्वव्यापी मनोभाव कहते हैं। इस पर साथी मार्क्स जो कहते हैं कि अभी हमने द्वंद्वात्मक पद्धति से जो है प्रमाणित कर दिया है कि परस्पर निर्भरता और संबद्धता गतिमान पदार्थ के विकास के नियम हैं। संसार का विकास पदार्थ की गतिमानता से होता है और इसमें किसी भी सर्वव्यापी मनोभाव की आवश्यकता नहीं है। यह थ्योरी मार्क्स ने बताई। मार्क्स आगे कहते हैं कि प्रकृति के भौतिकवादी दृष्टिकोण का अर्थ है कि प्रकृति जिस रूप में बनी है बिना किसी मिलावट के उसी रूप में स्वीकार किया जाए। एक प्रकृति का जो नेचुरल सिस्टम है उसको मार्क्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझते थे और उनका कहना ही था कि जो प्रकृति का नेचर का सिस्टम है, जो उसका नियम है, उसको उसी स्वरूप में स्वीकार किया जाए। भाववादी क्या कहते हैं? चेतना का ही वास्तव में अस्तित्व है। ये भाववादी कहते हैं, वो पदार्थ को अस्वीकार करते हैं। वो कहते हैं चेतना का ही वास्तव में अस्तित्व है और जो प्रकृति है वो हमारी चेतना में इंद्रिय बोध, विचारों, सहज अनुभूति में मौजूद है। ये कहते हैं भाववादी लोग। वो विचार को प्रमुख कहते हैं और प्रकृति को कहते हैं कि प्रकृति इस रूप में हमारे साथ में मौजूद है।
प्रकृति के सिस्टम को, प्रकृति के नियम को प्रमुख नहीं मानते भाववादी लोग। अब मार्क्सवादी जो भौतिकवादी दर्शन है वो कहता है कि जो पदार्थ है और जो प्रकृति की अस्तित्व की जो अवस्था है, जिसमें अब ये सारा प्रकृति में जो हमें दिख रहा है, जो भी पैदा हुआ है, वह एक वस्तुगत वास्तविकता है जो हमारी चेतना से बाहर है और स्वतंत्र है। अब इसको थोड़ा सा समझते जाना। भाववादी चेतना को प्रमुख कह रहे हैं, मार्क्स से कह रहे हैं कि जो ये पदार्थ है, जो प्रकृति की ये वास्तविक जो प्रकृति है जो दिख रही है, ये वस्तुगत जो चीजें हैं, तो जो ये प्रकृति में पदार्थ में सारी चीजें हैं जो विचार के दायरे से बाहर हैं, तो विचार कैसे प्रमुख हो सकता है? और अभी प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी चेतनी में नहीं है। इसलिए मार्क्स कहते हैं कि चेतना नहीं, पदार्थ प्रमुख है, पदार्थ प्राथमिक है, क्योंकि वही संवेदनाओं, विचारों और चेतना का स्रोत है। चेतना का स्रोत क्या है? पदार्थ है। और जो चेतना है वो पदार्थ का ही प्रतिबिंब है, यानी पदार्थ से जो चेतना बनी है, चेतना जो है पदार्थ का ही प्रतिबिंब है। ये मार्क्स ने समझाया। पदार्थ ही अस्तित्व की अवस्था का प्रतिबिंब है। जो किसी चीज का अस्तित्व कैसे है? वो पदार्थ से है, उसके स्वरूप से है। यदि वो पदार्थ ना होता तो उसका अस्तित्व ना होता। और जो विचार है वो पदार्थ की उत्पत्ति है, क्योंकि कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, जब सामने आती है, जब किसी चीज को हम देखेंगे, किसी वस्तु को देखेंगे, किसी पदार्थ को देखेंगे, तभी उसके बारे में विचार आएंगे। पदार्थ ने ही विकास क्रम से उच्च स्तर पर पहुंचकर मस्तिष्क का रूप धारण कर लिया है। जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ये एक्चुअल पदार्थ है, पदार्थ का ये उच्चतम स्वरूप है। और जो ये मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क से विचारों की जो प्रक्रिया है वो मस्तिष्क के द्वारा संपन्न होती है। आगे कहते हैं इसलिए विचार को पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि पदार्थ से ही विचार निकलते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। चारवाक ने जो कहा था, चारवाक की हमारी भारतीय दर्शन की थ्योरी है, भौतिकवाद की थ्योरी। चारवाक वो दार्शनिक था जब ब्राह्मणवादी दर्शन पैदा हुआ, उसके पहले भौतिकवादी दर्शन ही था। तो ब्राह्मणवादी दर्शन के बाद से चारवाक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भौतिकवादी दर्शन को दर्शन का रूप दिया। और उन्होंने समझा के कहा कि ये जगत है, जो दुनिया है, ये 4 तत्वों से बनी है, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। आकाश को नहीं लिया उसने, क्योंकि आकाश प्रत्यक्ष नहीं है। चारवाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते थे। 4 भूतों से ये सारे तत्व निर्मित हुए हैं। इनका मूल तत्व जड़ द्रव्य है। ये जगत जो है वस्तुवादी है और वस्तुओं की स्वतंत्र सत्ता है। इसलिए चारवाक ने भी पदार्थ को प्रमुख कहा। ये हमको ध्यान रखना। जो मार्क्स ने अभी कहा, चारवाक ने उस समय कहा था कि पदार्थ ही प्रमुख हैं। 4 महाभूतों से ही सब कुछ पैदा हुआ है। चारवाक ने कहा था ये चेतना जो है ये पदार्थ से पैदा हुई है, जिसको मार्क्स ने भी पदार्थ कहा और चारवाक ने भी पदार्थ कहा। और चारवाक ने जो आत्मा के बारे में कहा था, उसमें ये कहा था कि आत्मा जो है शरीर का हिस्सा है। आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, आत्मा शरीर का हिस्सा है, चेतना पदार्थ का हिस्सा है। और जैसे ही शरीर मरता है वैसे ही आत्मा मर जाती है। शरीर ही आत्मा है। आत्मा कोई अलग से बात नहीं कि आत्मा निकलती है, चली जाती है, फिर आती है। जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को चारवाक ने नकारा था, मगर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आत्मा को छोड़ती नहीं है, शरीर ही आत्मा है। तो चारवाक के जो विचार थे और मार्क्स के जो विचार थे उसमें थ्योरेटिकल बिल्कुल सिमिलरिटी है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, उनकी एक तत्वमीमांसा है जो 3 वीडियो मैंने बनाए हैं, तीनों की लिंक मैं नोटिफिकेशन में डाल देता हूं। आपको समय मिले तो चारवाक का दर्शन तीनों वीडियो जरूर सुने। भारतीय ऐतिहासिक दर्शन में बहुत ही महत्वपूर्ण जो दर्शन है चारवाक का दर्शन, भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन में और भी बहुत सारे दार्शनिक रहे हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो अभी बनाऊंगा इस वीडियो के साथ में, जिसमें विस्तार से भारतीय दर्शन की जो भौतिकवादी परंपरा है उसको आपके सामने रखूंगा साथियों। आगे मार्क्स कहते हैं कि जो दुनिया में जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने प्रकृति के बारे में 2 तरह के उत्तर दिए हैं।
इसलिए ये सारे दुनिया के दार्शनिक दो खेमों में बट गए हैं। एक वो दार्शनिक है जिन्होंने प्रकृति को मनोभाव की प्रधानता पर जोर दिया, वे भाववादी खेमे में चले गए। और जो दार्शनिक प्रकृति को प्रमुख मानते थे, प्रकृति के नियम को प्रमुख मानते थे, वे भौतिकवादी दर्शन की विभिन्न शाखाओं में चले गए। इस तरीके से साथियों दुनिया दो तरीके के विचारधाराओं में बटी, दो तरीके का समाज है, दो वर्गीय दुनिया बनी। इस वर्गीय चरित्र को भी हमको समझना है। दो तरीके के, सब कुछ दो तरीके का है। आगे मार्क्स से कहते हैं कि ये जो भौतिक इंद्रिय ग्राह्य संसार है, जो हमारी अलग तरीके की इंद्रियां हैं, बहुत तरीके की अलग अलग तरीके के जीव जंतु हैं, जो हमारा इंद्रिय ग्राह्य संसार है जिसमें हम भी शामिल हैं, यही एकमात्र वास्तविकता है। हमारी चेतना और चिंतन चाहे वे जितने अनिंद्रिय जान पड़े, वह एक भौतिक देहिक अंग मस्तिष्क की उपज हैं। इसलिए फिर कहते हैं कि पदार्थ चेतना से पैदा नहीं हुआ है, बल्कि स्वयं चेतना पदार्थ की सर्वोच्च सृष्टि है। उन्होंने फिर कहा कि पदार्थ ही प्रमुख है, चेतना या विचार प्रमुख नहीं है। इसलिए विचार को चिंतनशील जो पदार्थ है, चिंतनशील पदार्थ से अलग करना असंभव है, मगर सभी परिवर्तनों का कर्ता पदार्थ है, चेतना नहीं है। पदार्थ वह है जो हमारी इंद्रियों पर प्रभाव डालकर जो हमें संवेदन से प्राप्त होता है। पदार्थ जो है वो प्रकृति अस्तित्व की अवस्था है, और ये जो भी भौतिक है प्रकृति के अंदर, ये सब प्रधान है और ये सब पदार्थ है। आगे कहते हैं कि जो विश्व का चित्र है, पूरी दुनिया हमारे सामने है, ये चित्र जो है ये दर्शाता है कि पूरी दुनिया किस तरीके से गतिमान है और पदार्थ कैसे सोचता है। इसलिए मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो चिंतन की इंद्रिय है। आगे कहते हैं जो भाववाद है, भाववादी सोच है, विचार है, वो संसार के नियमों को जानने की संभावना से इनकार करता है, और वो लोग जो है वस्तुगत जो सत्य है उसको सत्य नहीं मानते हैं। और भाववादी लोग जो है तर्क को, विज्ञान को, विज्ञान के नियम को भी स्वीकार नहीं करते। और ये संसार है जो अपने आप में पूर्ण वस्तुओं से परिपूर्ण है, जिसकी विज्ञान को भी पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती, ये मार्क्स ने कहा था। और अभी ये देखते हैं जब से बहुत सारे जो वैज्ञानिक विकास हुए, वैज्ञानिक खोजें हुई हैं, उससे बहुत सारी चीज़ों का पर्दाफाश हुआ है, दुनिया से बहुत सारे रहस्य खुले हैं। अभी भी जो रहस्य हैं वो भी विज्ञान की चेतना जैसे आगे बढ़ेगी वैसे ही ये सारे रहस्य खुलेंगे। आगे मार्क्स ये कहते हैं कि जो ये संसार है और संसार के अंदर जो प्रकृति के नियम है, संसार के नियम हैं, वो पूर्ण रूप से समझ में आने लायक हैं, और इस दुनिया ने प्रयोग करके व्यवहार की कसौटी पर परखा हुआ हमारे जो प्रकृति का ज्ञान है वही प्रमाणिक ज्ञान है। इसको ध्यान रखना अच्छी तरीके से, जिसको वस्तुगत सत्य की वैधता प्राप्त है। ये साथियों विचारधारा था, विचार और पदार्थ का जो डिस्कशन था उसका निष्कर्ष था। और इस संबंध में मार्क्स ने एक कोटेशन लिखा था, उसको भी मैं पढ़ देता हूँ। ये जो विचारधारा है ये यदि जन समुदाय है जो उसके मस्तिष्क में घर कर लेने पर, उसके मस्तिष्क में समझ जाने पर, उसके मस्तिष्क में घुस जाने पर, ये सिद्धांत एक भौतिक शक्ति बन करके, ये सिद्धांत एक भौतिक शक्ति बन जाता है। ये था साथियों मार्क्स का मार्क्सवादी दार्शनिक भौतिकवाद, जिसमें उन्होंने भाववादी दर्शन का खंडन किया। और यही साथियों ये जो बात मार्क्स ने कही है, पूरी की पूरी बात चारवाक ने कही थी। चारवाक को भूलना नहीं है, ध्यान रखना साथियों, सबको चारवाक का दर्शन सुनना है। जो मार्क्स ने कहा भौतिकवादी दर्शन की आइडियोलॉजी, सेम का सेम चारवाक ने कहा, मगर उस समय की थ्योरी, उस समय के दस्तावेज है नहीं है, सारे दस्तावेज नष्ट हो गए। चारवाक के दर्शन के दस्तावेज केवल वही है जो ब्राह्मणवादी दर्शन ने अपनी आलोचना में इस्तेमाल किया,
उसके तथ्यों को आलोचना में इस्तेमाल किया। वही तथ्य आज हमारे सामने है। वही तथ्य इतने ताकतवर हैं उस थ्योरी के कि उसको काटना असंभव है, जो चारवाक का दर्शन है। तो साथियों, चारवाक ने भारतीय दर्शन में बहुत पहले ये बात कह दी थी, जब ब्राह्मणवादी दर्शन पैदा हुआ था। ये बहुत ही पुरानी बात है, ऐतिहासिक, जब दुनिया में कोई दर्शन पैदा नहीं हुए थे, जब ये बात चारवाक ने कही थी, जो मार्क्स ने आके अभी समझाई जनता को। ये बात भी हमको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। वीडियो को साथी मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आपने यदि हमारी दर्शन सीरीज के वीडियो ना सुने हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुने। दूसरा निवेदन ये है साथियों कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा दें। तीसरा निवेदन ये साथियों कि हमने बहुत मेहनत से जानकारी बनाई है, अब इसको शेयर करवाने में सहयोग करें। आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि सब लोग जब शेयर करेंगे तब ये आम जनता, यूथ, नौजवान तक पहुंच पाएगा। तो ये तीनों निवेदन के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस तीनों मुद्दों पे आप सहयोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप सहयोग करेंगे, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।